Today we'll be covering one of the most important topic which has been repeatedly asked in your exam. That is dishonor of check. One of the most important topic in this negotiable instrument act. काफी important टॉपिक है और वैसे ये काफी इजी टॉपिक भी है। ठीक है। हम लोग पार्टनरशिप एक्ट आपका ऑनलाइन क्लास में वेंसडे से स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग डिसऑनर ऑफ चेक पढ़ लेंगे और कल एक और क्लास हम लोग एनआई पे रखेंगे। उसमें कुछ कुछ मिसलेनियस टॉपिक लाइक क्रॉसिंग ऑफ चेक, मटेरियल अल्टरेशन, कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जिससे कभी कभी क्वेश्चंस आ गया है, आया हुआ है पहले। वो सब भी कुछ कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स कवर कर लेंगे। वैसे ओवरऑल मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। ओके, एंड इन डिटेल। तो आज के टॉपिक में हम लोग सबसे पहले ये डिसऑनर ऑफ चेक पढ़ेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रोविजन। सेक्शन 138 से लेके सेक्शन 142 तक ये डिसऑनर ऑफ चेक बताया गया है। ठीक है। वैसे जो 138 में जो लॉ दिया गया है उसमें तो सफिशिएंट लाइक बहुत ही क्लैरिटी के साथ बता दिया है कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट डिसऑनर ऑफ चेक, बट उसमें कुछ टर्म्स हैं, कुछ एक्सप्रेशंस हैं जिसका इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट का क्या है वो हमें समझना भी जरूरी है डिसऑनर ऑफ चेक में। तो सबसे पहले तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। बेसिकली ये चैप्टर 17 है जो आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का है। अब ये डिसऑनर ऑफ चेक का जो चैप्टर है ये इंक्लूड किया क्यों किया गया है? इसका मेन पर्पस है टू फैसिलिटेट ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स को फैसिलिटेट करने के लिए ये आपका डिसऑनर ऑफ चेक का चैप्टर इंक्लूड किया गया है। किस तरीके से? हाउ डज इट फैसिलिटेट द ट्रेड एंड कॉमर्स? बिकॉज जो भी कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसमें आप हमेशा कैश से अगर पे कर रहे हैं, है ना, तो उतना अमाउंट ऑफ कैश किसी के पास है नहीं या नहीं, ठीक है, उतने चेंजेस हैं कि नहीं, ठीक है। हर चीज जो है कमर्शियल ट्रांजेक्शन में कैश से ही अगर ट्रांजेक्शन होगा वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। खैर आज के टाइम में तो यूपीआई वगैरह बहुत कुछ आ गया है, लेकिन मतलब तो चेक भी कम यूज होने लगा है। बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन आपको तरीके आ गए हैं मनी ट्रांसफर करने के। ठीक है। बट लाइक पहले क्या था या अभी भी बहुत सारे आपको जो जहाँ पे बड़े ट्रांजेक्शन होते हैं, है ना, जहाँ पे थोड़ा हेवी अमाउंट होता है, वहां पे आप कैश को कैरी ऑन कर नहीं सकते हैं। तो चेक जो था वो वन ऑफ द मोस्ट इजिएस्ट वे था मनी ट्रांसफर करने का। ठीक है, कि ऑन अ पीस ऑफ पेपर यू कैन ट्रांसफर द मनी, है ना। और वो मनी जो आपके बैंक अकाउंट में है आप उसी को वहां उसी का ट्रांजेक्शन बेसिकली किसी के साथ एंटर करते हैं। तो पर्पस क्या था? टू फैसिलिटेट ट्रेड एंड कॉमर्स। तो अब डिसऑनर ऑफ चेक जैसा चैप्टर नहीं होता तो हो सकता है कि लोग किसी भी चेक को एक्सेप्ट करने से थोड़ा हिचकिचाते हैं। डिसऑनर ऑफ चेक क्या करता है? डिसऑनर ऑफ चेक पनिश करता है। ठीक है। डिसऑनर ऑफ चेक पनिशमेंट देता है। ठीक है, कि अगर किसी का भी चेक बाउंस कर गया तो उसको पनिशमेंट देता है। अगर मान लो यहाँ पे कोई पनिशमेंट नहीं होता, बस कोई पेनल्टी होता, तो बहुत लोग जो है कमर्शियल ट्रांजेक्शन में चेक एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है। तो एक तरीके से डिसऑनर ऑफ चेक का चैप्टर क्या करता है? इट इंप्रूव्स क्रेडिबिलिटी ऑफ चेक। कि अगर चेक बाउंस हुआ तो वहां पे ये डिसऑनर ऑफ चेक जो है ये प्रोविजन क्रिमिनल ऑफेंस के नेचर का है। ठीक है। तो व्हाट इट डज, इट इंप्रूव्स द क्रेडिबिलिटी ऑफ चेक, राइट। ताकि अब क्रेडिबिलिटी इसका इंप्रूव हो गया कि जहां चेक बाउंस होगा आपके ऊपर क्रिमिनल ट्रायल आपके ऊपर इनिशिएट किया जा सकता है। ठीक है, आप लायबल हो जाएंगे, आप एक्यूज हो जाएंगे क्रिमिनल ऑफेंस के लिए। तो इससे क्या हुआ? क्रेडिबिलिटी बढ़ गया, क्योंकि अब लोग जो है किसी भी तरीके का इविल मोटिव से चेक या फिर मतलब कोई भी चेक विदाउट मतलब हैविंग सफिशिएंट फंड वो इशू नहीं कर पाएंगे। नहीं तो ऐसे क्या होता है, आपको पीस ऑफ पेपर पे आपको चेक इशू करके किसी से पैसा लेना है। अब वो चेक आपने दिया, उस समय उसको थोड़ी पता है आपके अकाउंट में कितना पैसा है। अब मान लिया आपके अकाउंट में 20 रुपए भी नहीं है और आपने वहां पे जो है 5 लाख का चेक किसी को इशू कर दिया। ठीक है। अब 5 लाख का चेक उसको तो उस समय पता नहीं चलेगा और हो सकता है 5 लाख का सामान लेके भाग गए, राइट। तो अगर इस तरीके का लेजिस्लेशन नहीं रहता तो कोई भी पर्सन चेक को एक्सेप्ट करने में काफी हिचकिचाता, है ना, काफी सस्पिशन उसके माइंड में होता। ठीक है, वो जनरली एक्सेप्ट नहीं करता चेक को बिकॉज इट इज मियरली अ पीस ऑफ पेपर। लेकिन ये डिसऑनर ऑफ चेक का जो प्रोविजन है क्या करता है? ये एक तरीके से चेक्स के क्रेडिबिलिटी को बढ़ाता है।
ताकि ट्रेड एंड कॉमर्स में उसको इजिली एक्सेप्ट किया जाए। कि उसके लिए जब किसी के ऊपर पनिशमेंट रहेगा इम्पोज्ड, तभी तो वो पर्सन वैसा करने से मतलब अपने आप को अवॉइड करेगा। तो क्रेडिबिलिटी और एक्सेप्टेंस चेक का बढ़ाने के लिए ये डिसऑनर ऑफ चेक का चैप्टर बेसिकली आपको आया है। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें कुछ कुछ चीजें, इनिशियल बातें हैं जो हमें देखना है। ठीक है, कि आपका बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या है डिसऑनर ऑफ चेक चैप्टर का। सबसे पहले देखते हैं व्हाट आर द वेरियस ऑब्जेक्ट ऑफ दिस चैप्टर। ऑब्जेक्ट, अगर हम इसके ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें, सबसे पहला ऑब्जेक्ट तो इसका है, ठीक है, टू इंश्योर दैट, टू इंश्योर दैट ऑब्लिगेशंस undertaken by issuing checks, undertaken by issuing checks as a mode of payment are honored। इसका नोट्स भी इस चैप्टर का अच्छे से बना लीजिएगा, इससे रिपीटेडली मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल लगभग क्वेश्चन इससे रहता ही है, मान के चलिए। पहला ऑब्जेक्ट है कि ये इंश्योर करना कि जो भी ऑब्लिगेशन आप ले रहे हैं, चेक इशू करके, आपने 10 लाख का चेक इशू किया, आपने 5 लाख का चेक किया, आप एक ऑब्लिगेशन ले रहे हैं कि वो चेक को लेकर आप मेरे बैंक में जाएंगे तो मेरे बैंक जो है मेरे अकाउंट से पे कर देगा आपको, आप ये ऑब्लिगेशन ले रहे हैं। तो पहला ऑब्जेक्ट है कि ये इंश्योर करना कि जो भी ऑब्लिगेशन जो है चेक इशू करके लिया जा रहा है उसको ऑनर किया जाए। दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस चैप्टर ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक। ठीक है, दूसरा, टू पनिश unscrupulous drawers of check, to punish unscrupulous drawers of checks। ठीक है, जो भी पर्सन जो है नेग्लिजेंटली, हेस्टिली चेक्स इशू कर रहे हैं विदाउट हैविंग एनी सफिशिएंट फंड, उनको पनिश करना, ये इसका दूसरा मेजर ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, सो दीज आर सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, और एक और इसका है तीसरा, थर्ड, ओके, ऑब्जेक्टिव में दो ही लिखते हैं, इसको सेफ गार्ड्स में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो दीज आर द मेन ऑब्जेक्टिव, कि एक तो ऑब्लिगेशन इंश्योर करना कि जिसने चेक इशू किया है वो चेक ऑनर्ड हो, है ना, बैंक के थ्रू वो अमाउंट जो है, ड्रॉई के थ्रू वो अमाउंट पेएबल हो। और दूसरा, अगर वहां पे ड्रॉअर ने विदाउट हैविंग सफिशिएंट फंड, अगर वो ड्रॉअर जो है तो उस बिना फंड का या कोई ऐसे अकाउंट से वो चेक ड्रॉ कर दिया है जो कि अकाउंट वो क्लोज करा चुका है, तो वो अनस्क्रपलस ड्रॉअर हो गया, तो उसको पनिश किया जा सके। ठीक है, तो ये इसका मेजर आपको ऑब्जेक्ट है। अब इसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि सेक्शन 138 से 142 बस जो है पनिश नहीं करता है, कुछ सेफ गार्ड्स भी देता है। देर आर सर्टेन सेफ गार्ड्स ऑल्सो टू ड्रॉअर। देखो, चेक्स में कितने पार्टी होंगे, एक ड्रॉअर होगा जो चेक इशू करेगा, दूसरा ड्रॉई बैंक होगा, है ना, ड्रॉई बैंक, और तीसरा तुम्हारा जो है पेई होगा, राइट। तो अब ऑब्जेक्ट मेनली क्या है, ठीक है, कि इसको जो है पनिश करना। ठीक है, अगर इसने अनस्क्रपलसली कोई भी चेक इशू किया है तो इसके ऊपर ऑब्लिगेशन इंपोज करना। ठीक है, पनिशमेंट देना, इसके ऊपर ऑब्लिगेशन इंपोज करना कि जो भी चेक है वो ऑनर्ड हो। लेकिन साथ साथ 138 से 142 इसको सेफ गार्ड्स भी कुछ कुछ देता है, कुछ कुछ इसको सेफ गार्ड्स भी मिले हुए हैं। वो सेफ गार्ड्स क्या मिले हुए हैं वो देखिए। ठीक है, सेफ गार्ड्स टू ड्रॉर्स, जो ड्रॉर है
उसको क्या क्या सेफ गार्ड आपको मिला हुआ है वो देखते हैं। टू प्रोटेक्ट ड्रॉर ऑफ ड्रॉर्स ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट, इसको हम लिख लेते हैं, उसके बाद आपको समझा रहे, वेयर dishonor may take place for reasons other than those arising out of dishonest intention, out of dishonest intentions। 138 से 142 आपको ड्रॉर को एक सेफ गार्ड भी देता है कि मतलब अब ऐसा नहीं है कि जब भी चेक डिसऑनर हो गया आप जो है ड्रॉवर को प्रोसिक्यूट कर देंगे, ड्रॉवर को पेनलाइज कर देंगे, पनिश कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर चेक किसी और रीजन से डिसऑनर हुआ है बिना ड्रॉवर के डिसऑनेस्ट इंटेंशन के, उसके लिए ड्रॉवर लाइबल नहीं होगा। अब ऐसा नहीं कि जो भी डिसऑनर ऑफ चेक है सबके लिए ड्रॉवर ही लाइबल। अब मान लो कोई टेक्निकल रीजन के कारण चेक इशू नहीं हो पाया, ठीक है, या फिर चेक में कुछ एम्बिग्विटी थी जिस कारण से बैंक ने उसको ऑनर नहीं किया, है ना, हो सकता है पानी गिर गया होगा थोड़ा तो वहां पे वर्ड्स जो है वो कंफ्यूजिंग हो गए होंगे, राइट, या फिर ड्रॉ करते वक्त ही कुछ मतलब मिस्टेक हो गया होगा, है ना, ऑनेस्ट मिस्टेक हो गया होगा ड्रॉर से। तो अब ऐसा नहीं है कि अब वहां पे डिसऑनर अगर हो गया बैंक से तो ही विल ओनली ऑलवेज बी पनिश्ड, ही विल ऑलवेज बी प्रोसिक्यूटेड, ऐसा नहीं हो सकता है। डिसऑनेस्ट इंटेंशन के अलावा किसी और ग्राउंड पे अगर डिसऑनर होता है तो ड्रॉर को 138 प्रोटेक्ट करता है। 138 केवल जब ड्रॉर का कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन मैनिफेस्ट हो रहा है किसी एक्ट में, तभी वहां पे ड्रॉर जो है लाइबल होगा, नहीं तो ड्रॉर प्रोटेक्टेड होता है जनरली, ठीक है। तो ये क्या सेफ गार्ड और देता है, ये सेफ गार्ड देता है, ठीक है। और दूसरा सेफ गार्ड क्या देता है, दूसरा सेफ गार्ड देता है कि प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 138, prosecution under 138 is subject to certain condition। ऐसा नहीं कि अब डिसऑनर हुआ और उसी वक्त आप जो है प्रोसिक्यूट कर देंगे ड्रॉर को, नो, इट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। ठीक है, कुछ कंडीशन के लिए वो सब्जेक्टेड है, ओनली आफ्टर, ठीक है, ओनली आफ्टर फुलफिलिंग दोज कंडीशन, केवल वो कंडीशंस पूरा करने के बाद, ठीक है, प्रोसिक्यूशन कैन बी इनिशिएटेड, प्रोसिक्यूशन कैन बी इनिशिएटेड। वहां पे अब ऐसा नहीं है डिसऑनर हुआ और वहां पे आप जो है ड्रॉर को जाके पकड़ लिए, ड्रॉर को आप प्रोसिक्यूट कर दिए, ऐसा नहीं आप कर सकते। अगर डिसऑनर हुआ सबसे पहले आप एक अपॉर्चुनिटी देंगे किसको, ड्रॉर को, ड्रॉर को नोटिस देंगे कि भाई तुमने ये चेक दिया था, ये डिसऑनर हो गया, ताकि चेक उसको कुछ अमेंड्स करना है, ठीक है। अगर ड्रॉर को कुछ नेसेसरी अमेंड्स करना है तो वो ड्रॉर जो है टाइम लिमिट के अंदर वो अमेंड्स करे ताकि आपका चेक ऑनर हो जाए। तो इसीलिए आपको पहले अपॉर्चुनिटी देना है ड्रॉर को कि तुम जो हो, देखो ये चेक डिसऑनर हो गया है, काइंडली मेक इट पॉसिबल दैट इट इज ऑनर्ड विद इन 1 मंथ। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके बाद आपको जो है फिर कॉज ऑफ एक्शन आएगा जिसके लिए आप डिसऑनर ऑफ चेक के लिए उसको प्रोसिक्यूट करेंगे। अभी हम लोग सेक्शन पढ़ेंगे तो ये सब हम लोग को दिखेगा। तो अभी ओवरऑल हम लोग को इस टॉपिक का ब्रीफ आइडिया लेना था कि अभी ये चेक का जो है डिसऑनर ऑफ चेक का चैप्टर लाया क्यों गया। तो क्रेडिबिलिटी चेक का बढ़ाने के लिए, ट्रेड और कॉमर्स में इसका एक्सेप्टेंस को इंक्रीज करने के लिए डिसऑनर ऑफ चेक लाया गया।
क्योंकि अगर क्रेडिबिलिटी, अगर मान लो डिसऑनर ऑफ चेक पनिशेबल नहीं होगा तो जनरली लोग इसको चेक्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कोई भी जो है कितने भी अमाउंट का चेक इशू करके आपसे हो सकता है सामान लेके भाग जाए, हु नोस, राइट। तो क्रेडिबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए ये लाया गया। इसके मेन ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हैं? तो इसके मेन ऑब्जेक्ट्स हैं कि पनिश करना है अनस्क्रपलस ड्रॉज को, और ये इंश्योर करना है, दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि जो भी ऑब्लिगेशन ड्रॉर ने लिया है उसको वो ऑनर करे। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि केवल यहाँ पे पनिश ही करना है ड्रॉर को, सेफगार्ड्स भी दिए गए हैं 138 में कि ड्रॉर कैन बी मेड लायबल ओनली सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। आपको पहले उसको नोटिस भेजना है और फिर देखना है कि वो ऐसे कुछ स्टेप्स या अमेंड्स करता है कि नहीं जिससे कि आपका चेक ऑनर हो जाए। उसके बाद ही आप उसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन इनिशिएट कर सकते हैं। और दूसरा कि जहां पे भी डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है ड्रॉर का, वहां पे 138 उसको प्रोटेक्ट करता है, राइट। तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन मैनिफेस्टेड होना चाहिए बिकॉज ये क्रिमिनल ऑफेंस है ना। तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन वहां पे मैनिफेस्टेड होना चाहिए ऑन द पार्ट ऑफ द ड्रॉ। ठीक है। अब इसको 138 को हम लोग पढ़ते हैं। पहले बेयर एक्ट से पढ़ेंगे, उसके बाद एसेंशियल्स में आपको बताऊंगा आगे चलकर। ठीक है। एक और चीज जान जाओ, ठीक है। मान लिया कि आप लोग एग्जाम में आंसर वगैरह लिखेंगे तो दिस विल बी इंपॉर्टेंट। इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन 138, जो डिसऑनर ऑफ चेक का प्रोविजन है इसको कोर्ट्स इंटरप्रेट कैसे करता है ये समझो। देखो 138 क्या है? 138 एक पीनल प्रोविजन है। 138 इज अ पीनल प्रोविजन। पीनल प्रोविजन का इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाता है? लिबरली और स्ट्रिक्टली, बताइए। लिटरली किया जाता है। स्ट्रिक्टली किया जाता है। ठीक है। पीनल प्रोविजन का जो भी आपका इंटरप्रिटेशन कोर्ट करता है वो काफी स्ट्रिक्ट सेंस में करता है। ठीक है। कि वहां पे मेन पर्पस, वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्ट होता है कि जो वहां पे अक्यूज्ड है उसको पनिश करना है। ठीक है। तो पीनल प्रोविजन को स्ट्रिक्टली कोर्ट्स इंटरप्रेट करते हैं, राइट। बट 138 इज वन ऑफ सच पीनल प्रोविजन। ठीक है। 138 एक पीनल प्रोविजन होने के बावजूद भी कोर्ट्स इसको स्ट्रिक्टली कंस्ट्रू नहीं करता है। दे आर कंस्ट्रूड लिबरली। कंस्ट्रूड हाउ? लिबरली। ठीक है। कि जनरली एनी penal provision is interpreted or construed strictly by the courts, but 138 is one of such penal provision, criminal offense है ना ये, इट इज penal provision। ये एक ऐसा penal provision है जिसको आप कंस्ट्रू करते हैं लिबरली। कोर्ट थोड़ा लिबरल होके इसको इंटरप्रेट करता है क्योंकि इसके पीछे रीजन है। ठीक है। इसके पीछे रीजन है कि कोर्ट इसको क्यों लिबरली इंटरप्रेट करता है। जनरली कोर्ट सिविल, जो भी सिविल लॉज होते हैं, ठीक है, उनको लिबरली कंस्ट्रू करते हैं। क्रिमिनल जितने लॉज होते हैं, पीनल प्रोविजन होते हैं, उसको स्ट्रिक्टली करते हैं। 138 को क्रिमिनल प्रोविजन होने के बावजूद भी लिबरली इसलिए कंस्ट्रू किया जाता है क्योंकि इसके अंदर जो राइट्स और ऑब्लिगेशन जो अराइज होता है वो एक प्राइवेट ट्रांजेक्शन से होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होता है। तो इसलिए भले इसको फॉर सर्टेन पर्पस कि डिसऑनर ऑफ चेक जो है उसको प्रिवेंट किया जा सके इन ट्रेड एंड कॉमर्स, उसलिए उसको क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया। एक्चुअली में ये है नहीं, इनहेरेंटली ये क्रिमिनल नेचर का ये ऑफेंस है नहीं। ठीक है। लाइक मर्डर, रेप, थेफ्ट, ये उस तरीके के नेचर का है नहीं, राइट। ये सिविल नेचर के ही डिस्प्यूट्स हैं। ठीक है। बट डिसऑनर ऑफ चेक जो है इसको प्रोहिबिट किया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके, इसलिए इसको क्रिमिनल ऑफेंस की तरह इसको मतलब प्रोविजन को बना दिया गया है। ठीक है। तो इसको स्टेटस दे दिया गया है पिनल प्रोविजन का। बट एक्चुअली में इनहेरेंटली ये एक तरीके का सिविल नेचर का ही डिस्प्यूट है, इसीलिए कोर्ट इसको लिबरली कंस्ट्रू करती है। ठीक है। चलो अब आगे आते हैं। सेक्शन पढ़ते हैं पहले। ठीक है।
पहले सेक्शन पढ़ते हैं, पूरा सेक्शन पढ़ते हैं, फिर हम लोग इसके सारे एसेंशियल्स को समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट के कुछ कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। आइए देखिए। Dishonor of check for insufficiency of if is insufficiency of funds in the accounts। पहले इस सेक्शन को वर्ड बाय वर्ड हम लोग समझ लेते हैं, फिर आगे मैं बताता हूँ। Where any check drawn by a person on account maintained by him। देखो पहला चीज तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि वो जो चेक है वो अपने अकाउंट जो आपने मेंटेन किया हुआ है उस पे आप ड्रॉ किए हुए होने चाहिए। किसी और का अकाउंट का जो चेकबुक है उस पर अगर आप अपना साइन करके किसी को आप चेक इशू कर रहे हैं तो वो फॉर्जरी में आ जाएगा, वो फॉर्जरी कहलाएगा, ऑफेंस ऑफ फॉर्जरी। ठीक है। डिसऑनर ऑफ चेक के लिए इट इज नेसेसरी दैट चेक इज ड्रॉन बाय अ पर्सन ऑन अकाउंट मेंटेन्ड बाय हिम। मेरा ही मेंटेन्ड अकाउंट है, ठीक है, उसी पर मैं जो है चेक ड्रॉ कर रहा हूं। विथ अ बैंकर फॉर पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट ऑफ मनी टू अनदर पर्सन फ्रॉम out of that account for discharge in whole or in part of any debt or other liability। दूसरा एसेंशियल ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला एसेंशियल क्या निकल के आया? पहला निकल के आया कि जो चेक ड्रॉन होना चाहिए, कि चेक मस्ट बी ड्रॉन ऑन अकाउंट मेंटेन्ड बाय बैंकर, ऑन अकाउंट मेंटेन्ड बाय बैंकर। ये आपका पहला एसेंशियल है। दूसरा एसेंशियल लेके आ रहा है कि जो आप चेक में जो अमाउंट पे कर रहे हैं, ठीक है, पेबल अमाउंट है ना, जो आपका पेबल अमाउंट है, ठीक है, पेमेंट ऑफ मनी जो चेक के थ्रू कर रहे हैं, इट मस्ट बी फॉर डिस्चार्ज ऑफ एनी डेट और लाइबिलिटी। किसी डेट या लाइबिलिटी के डिस्चार्ज में आप वो पेमेंट कर रहे हैं। अब इस पॉइंट को समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बर्थडे आता है, आई एम इनवाइटेड इन दैट बर्थडे, आपको आके हम 1000 रुपए का चेक दे रहे हैं, है ना, आपको हम गिफ्ट नहीं दिए, ठीक है, मेरे पास कैश नहीं था कि लिफाफे में भी करके देते, बट मेरे पास चेक बुक था। मैंने क्या किया, आपको 1001 रुपए, 501 रुपए चेक चेक आपको इशू कर दिया, ठीक है। अब आप वो बैंक में गए, बैंक से वो चेक डिसऑनर हो गया क्योंकि मेरे अकाउंट में इनसफिशिएंट फंड था। तो अब क्वेश्चन है, क्या ये डिसऑनर ऑफ चेक्स 138 के अंदर आएगा? तो नहीं, नहीं आएगा। वाई? बिकॉज द पेमेंट विच आई मेड टू यू वॉज नॉट फॉर डिस्चार्ज ऑफ एनी डेट और लाइबिलिटी। मेरे ऊपर कोई डेट और लाइबिलिटी नहीं था। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर आप कोई गिफ्ट या डोनेशन करते हैं चेक के थ्रू, उसमें अगर डिसऑनर होता है तो दैट डज नॉट कम विद इन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 138। Why? Because the section itself states that the payment of money which is made through check must be in discharge of any debt or liability। मेरे ऊपर कोई डेट है। अब डेट कैसे हो सकता है? आपसे मैंने पहले से पैसा लिया है, आपसे मैंने कोई गुड्स खरीदा है और मुझे पे करना है, आपने मेरे लिए कोई सर्विसेज रेंडर किया है ना, आपको मुझे सैलरी देना है। तो जहां पर भी आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी या डेट है और उसको चुकाने के लिए आप चेक इशू करते हैं और वहां चेक अगर डिसऑनर होता है, तभी यहाँ पे सेक्शन 138 के प्रोविजन अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, राइट, कि पेमेंट ऑफ मनी मस्ट बी फॉर डिस्चार्ज ऑफ एनी डेट और लाइबिलिटी। इससे रिलेटेड और भी कुछ हमें देखना है। एक तरीके से हम लोग एक एक एसेंशियल को ना साथ में करते ही रहते हैं, लास्ट में फिर वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेट मी लोड द व्हाइट बोर्ड, क्योंकि इसमें कुछ कुछ और भी बातें हैं जो आपको बताना है। तो
सेक्शन 138 में लाइबिलिटी किसी के ऊपर इम्पोज करने के लिए क्या क्या कंडीशंस आपको पूरा करना है। तो पहला क्या है, पहला था कि चेक मस्ट बी ड्रॉन, must be on account maintained by the banker, by the banker. Second one is payment of money. Payment must be made. ठीक है, payment of money through check must be for discharge of any debt or liability. ठीक है, इट मस्ट बी फॉर डेट और लाइबिलिटी, यानी अगर किसी ने गिफ्ट किया है चेक के थ्रू, दैट विल नॉट बी, उसको डिसऑनर भी कर दिए तो 138 अप्लाई नहीं होगा। किसी ने डोनेशन किया है, ठीक है, किसी ने एज अ मोरल ऑब्लिगेशन, है ना, मोरल ऑब्लिगेशन की तरह किसी को आप भूखा हुआ देख रहे हैं, उसके इस खाने के लिए कुछ नहीं, आपने उसको चेक दे दिया कि जाओ 10 दिन के लिए खाना इस चेक से, इस चेक से जाके पैसे निकालो। बैंक जाता है, पैसे उसको कुछ मिलता ही नहीं है। तो जहां पे भी आपने गिफ्ट, डोनेशन या एज अ मोरल ऑब्लिगेशन अगर चेक इशू किया है एंड दैट गेट डिस्चार्ज, 138 विल नॉट अप्लाई, राइट। अब इससे रिलेटेड आपको एक और सेक्शन देखना है इसी सेकंड वाले एसेंशियल के ही फर्दरेंस में, दैट इज सेक्शन 139। इसको देखते हैं हम लोग। देखिए सेक्शन 139 वेरी इंपॉर्टेंट। 139 एक प्रिजम्पशन की बात करता है, ठीक है, अच्छा यहाँ पे 139 देखने से पहले ये एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन डेट और अदर लाइबिलिटी, जो अभी हम लोग एसेंशियल में देख रहे हैं कि डेट और लाइबिलिटी कहीं डिस्चार्ज में होना चाहिए। डेट ऑफ अदर और अदर लाइबिलिटी मीन्स अ लीगली इनफोर्सिएबल डेट और अदर लाइबिलिटी, मतलब आपका जो डेट और लाइबिलिटी है, एक तो मतलब डोनेशन गिफ्ट कर रहे हैं वो तो नहीं आएगा, लेकिन अब हर तरीके का डेट और लाइबिलिटी भी नहीं आ जाएगा। केवल वैसा ही डेट और लाइबिलिटी को चुकाने के लिए अगर आप चेक इशू कर रहे हैं जो कि लीगली इन्फोर्सिएबल है, तभी वहां पे सेक्शन 138 अप्लाई होगा। अब आपको मैंने कोई ऑफेंस करने के लिए बोला, आपको कोई मैंने अपराध करने के लिए, कोई मर्डर करने के लिए बोला, ठीक है, और मर्डर करने के लिए मुझे आपको सुपारी देनी थी, मैंने आपको चेक इशू कर दिया, अब वो डिसऑनर हो गया, आप उसके लिए 138 यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लीगली इन्फोर्सिएबल डेट होना चाहिए। कोई गलत काम करने के लिए किसी को आप, गलत काम भी आप किसी से करवाएंगे, किसी को आप पैसे देके करवाएंगे, उसको पैसे देने हैं, उसकी जगह पे आप चेक इशू कर रहे हैं, दैट इज नॉट लीगली इन्फोर्सिएबल डेट, है ना। तो लीगली इन्फोर्सिएबल डेट होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद 139 बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताता है कि अब वहां पे मान लिया कि 138 में जब भी आप केस लेकर जाते हैं, मान लो मेरे पास कोई चेक आया, अब मैं बैंक में कोर्ट में गया, तो क्या मुझे सबसे पहले ये प्रूव करना है कि ये चेक जो है किसी डेट और लाइबिलिटी के डिस्चार्ज में ही इशू हुआ था? तो ये मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं, ठीक है। इट शैल बी प्रिज्यूम्ड, 139 बोलता है प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ होल्डर, जो चेक का होल्डर है उसके फेवर में कोर्ट प्रिजम्पशन बनाती है। इट शैल बी प्रिज्यूम्ड unless the contrary is proved that the holder of a check, that the holder of a check received the check of the nature referred to in section 138 for discharge in whole or in part of any debt or other liability, means presumption will be drawn in my favor। ठीक है, अब आओ वापस इसको एसेंशियल को सब्सटैंशिएट करके समझते हैं कि डेट और लाइबिलिटी, एक तो हमें यह भी पता चल गया कि जो डेट और लाइबिलिटी होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, इट मस्ट बी लीगली इन्फोर्सिएबल डेट। उसके बाद नेक्स्ट बात ये हमें पता चला कि कोर्ट हमेशा प्रिजम्पशन बनाएगा, प्रिजम्पशन किसके फेवर में बनाएगा, इन फेवर ऑफ होल्डर
और इन फेवर ऑफ होल्डर वो क्या प्रिजम्पशन कोड बनाएगा? ये बनाएगा कि वो जो चेक है वो डेट और लाइबिलिटी के ही डिस्चार्ज में इशू हुआ था, है ना, कि इसी के डिस्चार्ज में ये इशू हुआ था। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, अगर कोर्ट प्रिजम्पशन होल्डर के फेवर में बनाएगा तो किसके ऊपर बर्डन रहेगा ये प्रूव करने का कि वो डेट और लाइबिलिटी के फेवर में डिस्चार्ज नहीं हुआ था? किसके ऊपर ये बर्डन ऑफ प्रूफ जाएगा? तो बर्डन ऑफ प्रूफ जाएगा ड्रॉवर के ऊपर। ठीक है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे जा रहा है? ड्रॉवर के ऊपर। तो अब इस बात को समझो, बर्डन ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो रहता है किसके ऊपर? ड्रॉवर के ऊपर। और क्या बर्डन रहता है? टू प्रूव दैट सच चेक was not issued in discharge of any debt or liability। तो अब यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ अगर उसके ऊपर जा रहा है तो हम इसको बोल सकते हैं, वी कैन से इट इज एन, ये जो, ये एक एक्सेप्ट, ये रूल क्या है? ये एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन किसका है? एक्सेप्शन टू द जनरल रूल ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ इन क्रिमिनल केसेस। दिस इज एन exception to the general rule of proof in criminal cases। ये एक्सेप्शन है। तो जनरल रूल क्या होता है बर्डन ऑफ प्रूफ का? जनरल रूल ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है क्रिमिनल केसेस में? किसको प्रूफ करना होता है? ये ऑन whom क्लेम, burden of proof lies? सर जो क्लेम करता है वही प्रूफ करता है। तो यानी किसको? प्रोजिक्यूशन को। जनरल रूल क्या है? जनरल रूल ये बोलता है कि प्रोजिक्यूशन के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। ठीक है, जनरल रूल क्या बोलता है? प्रोसिक्यूशन के ऊपर ये बर्डन होता है कि वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जाके प्रूव करे। बट यहाँ पे ड्रॉवर को प्रूव करना है कि भैया ये जो है डेट और लाइबिलिटी के डिस्चार्ज में मैंने चेक इशू नहीं किया था। तो ये क्या है? ये ड्रॉवर को, मतलब कि यहाँ पे डिफेंस को ही प्रूव करना है। तो ये एक तरीके से जनरल रूल का क्या हुआ? एक एक्सेप्शन हो गया। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द एक्सेप्शन टू द जनरल रूल ऑफ बर्डन प्रूफ। और जब क्रिमिनल केसेस में बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन के ऊपर नहीं, अक्यूज्ड के ऊपर रहता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिवर्स बर्डन। उस वैसे सिचुएशन को क्या बोलते हैं हम लोग? रिवर्स बर्डन के केसेस हैं वो, है ना। जैसे डाउरी डेथ में होता है रिवर्स बर्डन का, पॉक्सो एक्ट में रिवर्स बर्डन का होता है। ठीक है, तो वैसे ही 138 भी जो है उसी नेचर का आपको प्रोविजन है। इससे रिलेटेड एक बहुत ही लैंडमार्क केस है, उसके ऑब्जर्वेशंस को हम लोग यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। द नेम ऑफ द केस इज, इसी वाले पॉइंट के अंदर, सेकंड वाले के अंदर ही, रंगप्पा वर्सेस श्री मोहन। इस केस में कोर्ट ने क्या क्या ऑब्जर्वेशन दिया था उसको बस नोट कर लीजिए। ठीक है, कोर्ट ने बोला था कि सेक्शन 139 इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर्स ओनस क्लॉज। ठीक है, रिवर्स ओनस क्लॉज, राइट। और ये क्यों रिवर्स ओनस क्लॉज कहने का मतलब क्या है? कि प्रूव यहाँ पे ड्रॉर को ही करना है कि भाई आपने जो चेक इशू किया था दैट वाज नॉट इन डिस्चार्ज ऑफ डेट और लाइबिलिटी। होल्डर को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। होल्डर के फेवर में कोर्ट प्रिजम्पशन बना लेगा कि हाँ ये डिस्चार्ज, डेट और लाइबिलिटी के ही डिस्चार्ज में इशू हुआ था। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये रिवर्स ओनस हो गया। प्रूफ किसको करना है? ड्रॉवर को ही। और ऐसा क्यों किया जाता है? ऑब्जेक्टिव वही है, टू इम्प्रूव क्रेडिबिलिटी ऑफ चेक, टू इम्प्रूव, ऑब्जेक्ट इज टू इम्प्रूव क्रेडिबिलिटी ऑफ चेक। दिस इज द मेन ऑब्जेक्ट, राइट। उसके बाद दूसरी बात यहाँ क्या बोला गया
अब देखो, अब जैसे बर्डन ऑफ प्रूफ क्रिमिनल केसेस में प्रोसिक्यूशन के पास होता है, तो वहां पे स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ, अगर स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ का मतलब समझते हैं आप लोग? स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ दो तरीके का होता है। एक होता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट एक होता है प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज। अब ऐसा नहीं कि ये इस केस में लेट डाउन किया गया, वो मैं अलग से आपको बता रहा हूं अभी। दो तरीके का बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। एक होता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, कि अपने केस को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जाके प्रूव करना है कि भाई ये अक्यूज्ड है, इसी ने ये क्राइम किया है और कोई नहीं किया है। एकदम बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, अब एकदम सब सारे सबूत उसके खिलाफ। इसको बोलते हैं बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, मतलब एक भी इयटा ऑफ डाउट जो है नहीं होना चाहिए कोर्ट के माइंड में। और प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है? कि जहां पे बियॉन्ड एकदम 110% तो आप नहीं कह सकते कि अक्यूज ने किया है कि नहीं, बट देर इज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि वहां पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि अक्यूज्ड ने ही ये काम किया होगा, या लाइबल पर्सन जो है उसी ने ये एक्ट किया होगा। तो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ हम क्या फॉलो करते हैं? तो क्रिमिनल केसेस में हम ये वाला स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ फॉलो करते हैं। प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना होता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। और प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी हम जनरली सिविल केसेस में प्रूव कर फॉलो करते हैं। ठीक है। लेकिन क्रिमिनल केस में भी जहां पे भी ओनस ऑफ प्रूफ क्रिमिनल केसेस में भी जहां पे ओनस ऑफ प्रूफ अक्यूज्ड के ऊपर होता है, तो अक्यूज्ड के ऊपर भी जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ होता है वो यही होता है, प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोसिक्यूशन को अपना केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जाके प्रूव करना होता है। बट जब भी बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाता है आपका अक्यूज्ड के ऊपर, तो अक्यूज्ड के लिए स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ यही होता है, प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। उसको बस प्रोबेबिलिटी दिखाना है कि उसने क्राइम नहीं किया है, उसने ये ऑफेंस नहीं किया है। इस ठीक है, उसको बस एक सेंध या छेद कर देना है प्रोसिक्यूशन के केस में। राइट। तो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ इस केस में क्या हेल्ड हुआ कि हम क्या स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ फॉलो करते हैं? जहां पे भी अक्यूज को ये प्रूव करना हो कि वहां पे उसने डेट और लाइबिलिटी के डिस्चार्ज में वो नहीं दिया था, ठीक है, तो वहां पे स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ क्या होगा अक्यूज्ड के लिए? प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी कि मतलब अगर उसको स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ किस लिए? टू रिबर्ट द प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 139। टू रिबर्ट द प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 139। सेक्शन 139 के अंदर जो प्रिजम्पशन है उसको रिबर्ट करने के लिए स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ क्या है? प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं, प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है। तो ये आपका दूसरा एसेंशियल है। तो दूसरे एसेंशियल में आपको क्या क्या चीजें समझनी है? पहला समझना है कि डेट और लाइबिलिटी के डिस्चार्ज में ही वो होना चाहिए। ठीक है। मतलब किसी तरीके का गिफ्ट या डोनेशन के लिए आप चेक अगर इशू किए हैं, वो डिसऑनर हो गया तो 138 वहां अप्लाई नहीं करेगा। दूसरी बात आपको ये जानना है कि वो डेट और लाइबिलिटी लीगली इन्फोर्सिएबल नेचर का होना चाहिए। ठीक है। तीसरा है कि जब भी आप होल्डर जो है डिसऑनर ऑफ चेक के लिए कोर्ट अप्रोच करेगा, तो कोर्ट हमेशा उसके फेवर में प्रिजम्पशन ड्रॉ कर लेगा कि वो चेक डेट और लाइबिलिटी के ही डिस्चार्ज में इशू हुआ था। और इसको डिस्प्रूव करने का लाइबिलिटी किसके ऊपर होगा? कंप्लीटली अक्यूज्ड के ऊपर होगा। जनरली क्रिमिनल केस में प्रोसिक्यूशन के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, लेकिन यहाँ पे जो अक्यूज्ड के ऊपर चला गया 139 के अंदर कि वो प्रिजम्पशन को रिवर्ट करे। ठीक है, कोर्ट ने तो प्रिजम्पशन बना लिया है होल्डर के फेवर में, तो अब ये रिवर्ट आप कर सकते हैं। इसको रिवर्स ओनस क्लॉज बोलते हैं। अब इसको रिवर्ट जो करना है तो उसके लिए स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ क्या होगा कि किस एक्सटेंट तक, किस डिग्री तक आप रिवर्ट करेंगे? क्या बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जाकर रिवर्ट करेंगे? नो। आपको रिवर्ट जो करना है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आपको मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बस कोर्ट को दिखाना है कि ये डेट और लाइबिलिटी के डिस्चार्ज में इशू चेक नहीं हुआ था।
राइट, ये दूसरा, ये आपका सेकंड एसेंशियल है। अब आइए वापस बेयर एक्ट पे आते हैं, फिर हम लोग थर्ड एसेंशियल देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद आगे एक बार पढ़ लेते हैं पहले। तो 138 में क्या देखें कि कोई भी चेक जो है ड्रॉ किया गया है ऑन अकाउंट मेंटेन्ड बाय बैंकर फॉर डिस्चार्ज ऑफ डेट और लाइबिलिटी, नेक्स्ट इज रिटर्न्ड बाय द बैंक अनपेड, बैंक के थ्रू वो रिटर्न हो गया अनपेड, either because of amount of money standing to the credit of that account is insufficient to honor the check। और वो रिटर्न क्यों हुआ है? अब ऐसा नहीं कि कभी भी रिटर्न हो गया तो वहां पे आपका जो है डिसऑनर मान लिया जाएगा। वो रिटर्न क्यों हुआ? वो रिटर्न हुआ ड्यू टू इनसफिशिएंट अमाउंट इन चेक, सॉरी इनसफिशिएंट फंड इन अकाउंट ऑफ बैंक, है ना, इनसफिशिएंट फंड है आपके बैंक अकाउंट में, इफ देर इज इनसफिशिएंट फंड टू ऑनर द चेक, तो यहाँ पे डिसऑनर हो जाएगा। एक तो ये सिचुएशन हुआ, और दूसरा सिचुएशन क्या हुआ, इट एक्सीड्स द अमाउंट अरेंज टू बी पेड फ्रॉम दैट अकाउंट बाय एन एग्रीमेंट मेड विद द बैंक। दूसरा है कि आप कितनी बार क्या होता है ना, आप अग्रीमेंट कर लेते हैं बैंक से कि अब जब अकाउंट खुलवाते हैं उससे बोल देते हैं कि मेरे अकाउंट से कभी भी एक बार में 50 रुपए से ज्यादा का कोई विड्रॉवल नहीं कर सकता है, चाहे वो चेक के थ्रू ही क्यों ना हो। तो अगर आप ऐसा एग्रीमेंट बैंक के साथ किए हैं और उस अमाउंट को एक्सीड कर रहा है ना, एक्सीड द अमाउंट अरेंज टू बी पेड फ्रॉम दैट अकाउंट, तो अगर उसको एक्सीड कर रहा है वो भी डिसऑनर ऑफ चेक है। और देखो दोनों में डिसऑनेस्ट इंटेंशन झलक रहा है। आपके पास फंड नहीं था, आपने चेक इशू कर दिया, डिसऑनेस्ट इंटेंशन। आपका लिमिट था कि आप एक 20,000 से ज्यादा का कोई विड्रॉल कर ही नहीं सकता है थ्रू चेक, और आप चेक इशू कर रहे हैं 50,000, ये क्या है? डिसऑनेस्ट इंटेंशन। ठीक है, शुरू में हम लोग देखे थे ना। तो ये सारा डिसऑनेस्ट इंटेंशन शो कर रहा है ऑन द पार्ट ऑफ द ड्रॉअर ऑफ द चेक। तो ऐसे सिचुएशन में आप डिसऑनर ऑफ चेक के लिए जा सकते हैं। आगे देखते हैं। सच पर्सन इज सेड टू डीम टू हैव कमिटेड दिस ऑफेंस, तो उसको कहेंगे उसने ये ऑफेंस कर दिया है, और उसके लिए पनिशमेंट कितना होगा? 2 years का पनिशमेंट होगा। ठीक है, और फाइन कितना होगा? जो चेक में जो अमाउंट है उसका ट्वाइस फाइन होगा। राइट, अब इसके बाद एक बार प्रोवाइजो भी पढ़ लेते हैं और वापस फिर से एसेंशियल्स हम लोग नोट डाउन करेंगे। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई अनलेस the check has been presented to the bank within a period of 6 months from the date on which it is drawn or within the period of its validity। ये 6 month को 3 month माना जाता है आरबीआई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। अब है ना, आप लोग भी बेयर एक्ट में देखिएगा, नीचे फुटनोट में ये मेंशन किया हुआ होगा, 6 month को अब 3 month मानते हैं। ठीक है, तो प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई अनलेस, अब ऐसा नहीं है कि चेक जब भी डिसऑनर हो गया आप चले ही जाएंगे 138 में। हम लोगों को पता है कुछ कुछ सेफगार्ड्स भी दिए गए हैं ड्रॉअर को। तो अब यहाँ पे क्या है कि चेक जो आपको दिया गया, आप उसको लेकर 6 महीने के अंदर आप बैंक में प्रेजेंट हो जाए, या फिर उस चेक का जो वैलिडिटी है वो अगर 2 महीने का है, 3 महीने का है, 4 महीने का है, तो उस वैलिडिटी के विद इन आप जो है चेक को प्रेजेंट कर बैंक में। और नहीं तो उस वैलिडिटी के एक्सपायर होने के बाद अगर आप चेक को प्रेजेंट कर रहे हैं और वहां पे चेक रिटर्न हो रहा है, तब आप 138 का डिसऑनर का क्लेम लेकर नहीं आ सकते। ठीक है, तो ये भी आपका एक एसेंशियल हो गया। उसके बाद आगे, पेई और द होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ द चेक, जो भी पेई है या जो भी होल्डर है, he must make a demand for payment of the amount of money by giving a notice in writing। राइटिंग में एक नोटिस दिया जाएगा ड्रॉअर को विद इन 30 days। 30 days कब से? रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन बाय हिम फ्रॉम द बैंक रिगार्डिंग द रिटर्न ऑफ चेक एज अनपेड। 30 days के अंदर, 30 दिन के अंदर उसको जब जब से वो रिटर्न हुआ, आप जैसे चेक दिए बैंक में विद इन द पीरियड ऑफ वैलिडिटी, और जिस दिन बैंक ने आपको रिटर्न किया और चेक डिसऑनर हो गया ऑन द ग्राउंड इनसफिशिएंट फंड, या फिर इट एक्सीडेड द अमाउंट व्हिच हैज बीन कॉन्ट्रैक्टेड विद द बैंक,
कि उससे ज्यादा एक्सीड कोई नहीं कर सकता है, तो अगर वहां पे इन ग्राउंड्स पे डिसऑनर हुआ और चेक आपको जिस दिन रिटर्न हो गया बैंक के थ्रू, उस दिन से 30 डेज के अंदर आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको रिटर्न नोटिस देना है किसको, ड्रॉअर को। ठीक है, कि चेक हैज रिटर्न अनपेड। और उसके बाद अगर ड्रॉवर ऑफ चेक फेल्स टू पे द मनी विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर अगर वो पे नहीं करता है, तब इस स्टेज पे जाके आपके पास कॉज ऑफ एक्शन आता है। क्लास के स्टार्टिंग में मैंने आप लोग को बताया था कि कुछ सेफगार्ड्स भी दिए गए हैं ड्रॉअर को, तो ये सब ड्रॉअर के सेफगार्ड्स हैं। अब पहले चेक आपका रिटर्न हुआ, उसके 30 डेज के अंदर आप जो है नोटिस राइटिंग में भेजें, किसको भेजेंगे, ड्रॉअर को। और ड्रॉअर अगर 15 डेज के अंदर, ठीक है, 15 डेज के अंदर वो अगर पेमेंट नहीं करता है, ठीक है, तो तब वहां पे अब आपके पास कॉज ऑफ एक्शन आया। अब आप डिसऑनर ऑफ चेक के लिए लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट कीजिएगा। इस स्टेज से पहले आप लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसी स्टेज पे जाके आपको कॉज ऑफ एक्शन आपके फेवर में आया है। समझ रहे हैं? ओके, तो यहां तक समझ में आई। अब चलिए, अब इसका एसेंशियल को फिर से हम लोग समझते हैं, कुछ कुछ केसेस है वो देखते हैं हम लोग। देखो, अब तीसरा एसेंशियल क्या है, दो एसेंशियल हम लोग देख चुके हैं, थर्ड एसेंशियल, तीसरा एसेंशियल है कि चेक मस्ट हैव बीन प्रेजेंटेड टू द बैंक विद इन हाउ मेनी मंथ्स, बताइए, विद इन कितने मंथ के अंदर चेक प्रेजेंट हो जाना चाहिए बैंक में। आपको आपको अगर चेक किसी ने इशू किया है, तो जिस दिन से वो इशू किया है चेक, उसके कितने दिन के अंदर आपको बैंक में वो चेक लेकर जाना है, Within 3 months, sir. विद इन 3 मंथ्स, है ना, विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट व्हेन इट वाज ड्रॉन, फ्रॉम द डेट इट वाज ड्रॉन, जब से वो ड्रॉ हुआ है। और 3 मंथ के अलावा और क्या हो सकता है, Its validity. विद इन पीरियड ऑफ इट्स वैलिडिटी। ठीक है, उसके बाद ये थर्ड स्टेप है। उसके बाद चौथा एसेंशियल क्या है, चेक मस्ट हैव बीन रिटर्न अनपेड, मस्ट हैव रिटर्न अनपेड। अब अनपेड क्या हमेशा, या फिर वहां पे कुछ लिमिटेड ग्राउंड्स हैं, तो वहां पे दो ग्राउंड्स हैं। चेक मस्ट हैव रिटर्न अनपेड ऑन, एक सेकेंड, चेक मस्ट हैव रिटर्न अनपेड ऑन 2 ग्राउंड्स। वो ग्राउंड्स क्या क्या है, पहला ग्राउंड क्या है, इनसफिशियंसी ऑफ फंड्स, और दूसरा Exceed the amount arranged to be paid from the account. exceed the amount arranged to be paid from the account। ठीक है, अब कोर्ट ने ये जो टर्म है इसको बहुत ही ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन दिया है। कोर्ट्स ने इसको काफी ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन दिया है। ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन कहने का मेरा मतलब क्या है, ठीक है, कि सेक्शन 138 के स्कोप को कोर्ट ने काफी ब्रॉडन किया है। जैसे 138 थोड़ा नैरो टाइप का प्रोविजन है, ये बोलता है अगर बैंक में इनसफिशिएंट फंड है, ठीक है, राइट, तो आप डिसऑनर के लिए जाएंगे। अगर वहां पे एक्सीड कर रहा है अमाउंट जो कि अरेंज टू बी पेड फ्रॉम द अकाउंट है, आप वहां पे डिसऑनर के लिए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई और तरीके से डिसऑनर हो रहा है और वहां पे अगर आपका डिसऑनेस्ट इंटेंशन के कारण वो डिसऑनर हो रहा है, तो क्या वो 138 में कवर नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 138 के स्कोप को काफी ब्रॉडन किया है। जैसे अब कहने का मतलब है इनसफिशियंसी ऑफ फंड डिसऑनेस्ट इंटेंशन में आ गया,
एक्सीडिंग द अमाउंट अरेंज टू बी पेड बाय द बैंक, और फिर भी आप चेक इशू कर रहे हैं ज्यादा अमाउंट के लिए, डिसऑनेस्ट इंटेंशन में आ गया। इसके अलावा और भी डिसऑनेस्ट इंटेंशन से आप बहुत सारे एक्ट कर सकते हैं जिससे कि आपका चेक डिसऑनर हो जाए। तो क्या वो सब 138 में आएंगे कि नहीं आएंगे? तो वो सब भी 138 के अंदर आपको आएगा, उन सबको भी 138 के अंदर आपको लाया जाएगा, राइट। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन दिया है, मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू अभी समझाऊंगा, ठीक है। आपको कोर्ट ने यहाँ पे काफी ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन दिया है सेक्शन 138 का, कि ये बस इन्हीं दो तक लिमिटेड नहीं है, इनके अलावा भी अदर ग्राउंड्स पे अगर किसी तरीके का डिसऑनर हो रहा है वो भी आपको आ सकता है 138 में, अगर वहां पे डिसऑनेस्ट इंटेंशन था ऑन द पार्ट ऑफ द ड्रॉर, जैसा आपको कुछ केसेस में बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ब्रॉडनिंग ऑफ स्कोप of 138, just wait a second। ओके, अब सुप्रीम कोर्ट ने कैसे स्कोप को ब्रॉडन किया है सेक्शन 138 का। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट के थ्रू इसके स्कोप को, एम्बिट को काफी ज्यादा ब्रॉडन किया है। एक केस आपका है लक्ष्मी डाइसम वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इस केस में सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन था ये समझिए। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दिया कि इफ एन एक्ट, ठीक है, कि irrespective of whatever may be the reason, irrespective of whatever may be the reason, if a certain act is done or omitted to be done, if a certain act, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, certain act is done or omitted to be done with a purpose, जहां पे आपका पर्पस है या इंटेंशन है, with a purpose of preventing the honor of check, preventing the ऑनर ऑफ चेक, कि चेक ऑनर ना हो, डिसऑनर हो जाए, ठीक है, इट विल फॉल विद इन द स्कोप ऑफ सेक्शन 138, इट विल फॉल विद इन द स्कोप ऑफ सेक्शन 138। यानी इस केस में मेनली आपको बता क्या रहा है कि 138 बस इनसफिशियंसी ऑफ फंड और एक्सीडिंग द अमाउंट विच हैज बीन कॉन्ट्रैक्टेड टू बी पेड बाय द अकाउंट, उससे ज्यादा ना हो, केवल वही दो ग्राउंड पे आपका डिसऑनर ऑफ चेक नहीं होगा। उसके अलावा भी इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर मे बी द रीजन, अगर कोई भी एक्ट किया जा रहा है या कोई ओमिशन किया जा रहा है और उसका पर्पस है टू प्रिवेंट द ऑनर ऑफ चेक, प्रिवेंट द ऑनर ऑफ चेक, वो भी फॉल करेगा विद इन द स्कोप ऑफ सेक्शन 138, ठीक है। सेक्शन 138 के स्कोप के विद इन ही फॉल करेगा। अब इसके हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि कैसा कैसे और सुप्रीम कोर्ट ने कैसे कैसे केसेस में
जो 138 में जो ग्राउंड्स है उसके अलावा भी किसी और ग्राउंड पे जो है चेक को डिसऑनर माना है, तो उससे रिलेटेड भी एक दो जजमेंट देखते हैं। जैसे एक केस है आपका मोदी सीमेंट्स लिमिटेड, मोदी सीमेंट्स लिमिटेड वर्सेस कुचिल कुमार नंदी, कुचिल कुमार नंदी 1998, 1998। इस केस में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर वहां पे इंस्ट्रक्शन ड्रॉवर ने दिया है, इंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रॉवर टू द बैंक, इंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रॉवर टू बैंक टू स्टॉप पेमेंट, टू स्टॉप पेमेंट after the check has been issued, after the check has been issued, तो वहां पे सेक्शन 138 अप्लाई करेगा। अब ये तो कहीं पे ग्राउंड दिया नहीं है 138 में कि मान के चलो मैं ऐसे भी तो चेक का डिसऑनर करा सकता हूँ कि मैंने मान लो चेक आज इशू कर दिया, आज मैंने चेक इशू कर दिया और सामने वाले को दे दिया, और चेक इशू करने के 2 दिन बाद मैं अपने बैंक को बोल रहा हूँ कि ये चेक जो आ रहा है उसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ, है ना, उसको मैं रिवोक कर रहा हूँ, उसको ऑनर नहीं कीजिएगा। तो ये तो 138 में जो ग्राउंड्स दिए गए हैं डिसऑनर के उसमें तो फॉलो नहीं कर रहा है। बट यहाँ पे भी क्या था, आपका इंटेंशन था चेक के ऑनर को प्रिवेंट करने के लिए, तो इस पे भी सेक्शन 138 अप्लाई करेगा, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट हैज ब्रॉडेंड द स्कोप ऑफ सेक्शन 138। ठीक है, आप एक तरीके से क्या कर रहे हैं, काउंटर मैंड कर रहे हैं। आप चेक को ऐसा इंस्ट्रक्शन देकर बेसिकली क्या कर रहे हैं, काउंटर मैंड, काउंटर मैंड कर रहे हैं चेक को। काउंटरमैंड का मतलब क्या होता है, हम लोग एक दो क्लास पहले देखे थे, रिवोक और लाइसेंस, सॉरी रिवोक, है ना, रिवोक और कैंसल। क्या आपने इंस्ट्रक्शन दे दिया अपने बैंक को कि इस चेक का पेमेंट नहीं करना है, तो ये भी तो आपका डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, फिर इस पे क्यों नहीं अप्लाई करेगा सेक्शन 138। ठीक है, तो 138 का स्कोप ब्रॉड एंड है, बस जो बातें वहां दी गई हैं उतने पे ही नहीं होगा। एक और केस देखते हैं 138 का स्कोप कैसे वाइड हुआ है, यही सब कुछ कुछ है, एक दो केसेस जो मेनली देखना है, उसके अलावा जो प्रोविजन है वही बस समझना है। एक और केस देखते हैं, दिस इज द केस, नाम है इसका एनईपीसी माइकॉन लिमिटेड, माइकॉन लिमिटेड वर्सेस मैग्मा लीजिंग लिमिटेड, मैग्मा लीजिंग लिमिटेड 1999। इस केस में कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, इस केस में कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि क्लोजिंग द बैंक अकाउंट, ठीक है, क्लोजिंग द बैंक अकाउंट, कि आपने चेक इशू कर दिया, आफ्टर इशूइंग चेक अगर आपने बैंक अकाउंट क्लोज कर दिया तो यहां भी बोला जाएगा आपका मैलाफाइड इंटेंशन था। ठीक है, क्योंकि आपको जब पता है आपने किसी को चेक इशू किया है और अभी तक उसने आपके अकाउंट से अभी वो पैसे विड्रॉ नहीं किए, नहीं निकाले, अभी तक वो चेक उसी के पास है, और उससे पहले आप अपने बैंक अकाउंट को ही क्लोज कर रहे हैं, क्लोजिंग योर ओन बैंक अकाउंट, दिस विल ऑल्सो लीड टू डिसऑनर ऑफ चेक। तो ये सब केसेस हम बताने का मेरा पर्पस ये था कि जो इनसफिशियंसी ऑफ फंड जो हम लोग देखे ना, कि आपका दो बेसिकली एसेंशियल होता है, इनसफिशियंसी ऑफ फंड और एक्सीडिंग द अमाउंट अरेंज्ड बाय द बैंक टू बी पेड फ्रॉम द अकाउंट, केवल यही दो ग्राउंड पे आपका चेक बाउंस नहीं होगा, केवल यही दो ग्राउंड पे चेक डिसऑनर नहीं माना जाएगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने स्कोप को काफी वाइड कर दिया है। उससे रिलेटेड वन ऑफ द लैंडमार्क केस है लक्ष्मी डाइसम वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, आई थिंक एक रिसेंट केस का ही ये ऑब्जर्वेशन है, ऐसा ही पुराने जजमेंट्स भी बहुत सारे हैं। तो इसमें बोला गया कि अगर कोई भी एक्ट किया गया है या ओमिशन किया गया है और उसका पर्पस है कि वो चेक को ऑनर ना होने दे, तो वो 138 में फॉल कर जाएगा।
और ये दोनों जो केसेस हम लोगों ने देखा है इसका एग्जाम्पल है मोदी सीमेंट्स लिमिटेड वर्सेस कुचिल कुमार नंदी, जहाँ पे ड्रॉर ने इंस्ट्रक्ट कर दिया कि पेमेंट करना ही नहीं, तो ये भी डिसऑनर है, भले सेक्शन 138 में ये स्पेसिफिकली नहीं मेंशन्ड है। एंड देन एनएपीसी माइक्रोन लिमिटेड। उसके अलावा बाकी के, इसके अलावा जो बाकी के एसेंशियल्स हैं सब आपको वन लाइनर है, बेयर एक्ट से ही पता चल जाएगा। अब जैसे इसके बाद के एसेंशियल्स क्या क्या है, अभी तक कितना एसेंशियल देखे, 3 या 4? 4। 4, ओके, ठीक है। फिफ्थ आपका जो है ये सब जो है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। नेक्स्ट है कि अब आपको करना क्या है। अब आपको चेक जो है आपको पेमेंट नहीं हुआ, ठीक है, रिटर्न हो गया अनपेड। लास्ट एसेंशियल क्या देखे थे, रिटर्न अनपेड। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, विद इन हाउ मेनी डेज यू हैव टू गिव रिटर्न नोटिस टू द ड्रॉवर। Within 30 days. हाँ, विद इन 30 days रिटर्न, है ना, रिटर्न नोटिस शुड बी गिवन टू द ड्रॉवर, ठीक है। 30 days के अंदर आप उसको रिटर्न नोटिस देंगे, है ना, ताकि वो नेसेसरी स्टेप्स ले सके, नेसेसरी। और ये क्यों देंगे, इसका मेनली पर्पस क्या है, पर्पस यही है कि वहां पे ड्रॉवर जो है ऑनर करा सके चेक को, ऑनर द चेक और मेक नेसेसरी पेमेंट्स, जो भी नेसेसरी पेमेंट है वो कर दे। बट अगर इसके बाद भी अगर कोई पेमेंट नहीं आता है, ठीक है, 30 days के अंदर तो आपको नोटिस पहले भेजना है ना। और विद इन 15, इफ एंड इफ नो पेमेंट इज रिसीव्ड फ्रॉम द ड्रॉवर, कितने दिन के अंदर, फ्रॉम द ड्रॉवर विद इन 15 days. 15 days फ्रॉम व्हेन, 15 days of such notice. नो नो पेमेंट, है ना, if no payment is received from the drawer within 15 days of receipt of notice by him, जो आपने नोटिस दिया था, तो अब यहां पे क्या हुआ, अब यहां पे आपको कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया। नाउ यू विल गेट दिस कॉज ऑफ एक्शन, नाउ कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस। और अब आपको कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया, तो अब जो है आप इनिशिएट कर सकते हैं लीगल प्रोसीडिंग। अब आप क्या कर सकते हैं, लीगल प्रोसीडिंग आप जो है इनिशिएट कर सकते हैं। अब लीगल प्रोसीडिंग आप कहाँ इनिशिएट करेंगे, तो सेक्शन 142 बोलता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जेएमएफसी के पास आप जाएंगे, ठीक है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास आप कंप्लेन लेकर अब आप जा सकते हैं। 142, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल डिसऑनर ऑफ चेक से रिलेटेड आपके नेसेसरी एसेंशियल कंडीशंस हैं कि कब जो है चेक जो है डिसऑनर हम मानते हैं। तो इसमें दो पॉइंट्स का इंटरप्रिटेशन थोड़ा आपको अच्छे से समझना है, एक डिस्चार्ज ऑफ डेट और लाइबिलिटी, और दूसरा जो ग्राउंड्स है इनसफिशिएंट फंड और exceeding the amount which has been contracted with the bank to pay from the account। ये दोनों पॉइंट जो थे, इन दोनों का आपको थोड़ा ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन समझना है, बाकी तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है। कुछ कुछ और बेयर एक्ट से सेक्शंस यहाँ पे देख लेते हैं। सेक्शन 140 क्या बोलता है, सेक्शन 140 बोलता है कि क्या, कि जब भी 138 के अंदर ड्रॉवर को प्रोसिक्यूट करेंगे तो वो अपना ये डिफेंस कभी नहीं ले सकता है कि मेरे पास कोई रीजन टू बिलीव नहीं था कि मैंने जब चेक इशू किया था तो वो डिसऑनर हो जाएगा, ठीक है। मान लिया कि इनसफिशिएंट फंड के कारण आपने, आपका चेक जो है डिसऑनर हो गया। अब आप बोलेंगे जब मैंने चेक इशू किया था उस समय तो उसमें 1 लाख रुपए थे और मैंने जो है 50,000 का चेक इशू किया था। तो भाई जब तक वो पैसे चेक से निकाल नहीं लिए आपने उसको
1 लाख रुपए अपना विड्रॉ क्यों कर लिया? आप ये नहीं बोल सकते हैं कि मैं मेरे पास रीजन टू बिलीव था कि मेरा चेक जो है ऑनर्ड हो जाएगा। यू कांट टेक दिस एज अ डिफेंस, डिफेंस विच मे नॉट बी अलाउड इन एनी प्रोसिक्यूशन। इट शैल नॉट बी अ डिफेंस इन अ प्रोसिक्यूशन, ये सब प्रीलिम्स के लिए ध्यान में रख लेना। It shall not be a defense in a prosecution for an offense under section 138 that drawer had no reason to believe when he issued the check that the check may be dishonored. ऐसा वो डिफेंस नहीं ले सकता है, ठीक है। 141 इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग स्किप कर सकते हैं चाहे तो। 142 अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 142 आपको कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस के बारे में बेसिकली बताता है, ठीक है, कि कॉग्निजेंस आपको लेना है कंप्लेन इन राइटिंग के थ्रू, है ना, पेई को कंप्लेन करना है। 138 में, 138 के लिए ही ये प्रोसीजर बेसिकली बताता है कि डिसऑनर ऑफ चेक में क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। कि वो कंप्लेन जो है विद इन 1 मंथ आपको फाइल कर देना है जब से कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। और कॉज ऑफ एक्शन वहां कब अराइज होता है? जिस दिन चेक रिटर्न हुआ बैंक से उसी दिन, या किस दिन से कॉज ऑफ एक्शन आपको मिलता है? हम्म। आफ्टर नोटिस 15 डेज के बाद जब वो पेमेंट नहीं आफ्टर होती। नोटिस 15 डेज के अंदर, जब तक वो ड्रॉर, वो ड्रॉर नहीं पे करता है तब कॉज ऑफ एक्शन मिलता है। तो उसके 1 मंथ के अंदर आपको कंप्लेन जो है लेकर जाना है, ठीक है। उसके बाद भी आप लाएंगे, लेके जा सकते हैं, बट वहां पे सफिशिएंट कॉज प्रूफ करना होगा। अब वहां पे किसके पास आप वो कंप्लेन लेकर जाएंगे? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास आप लेकर जाएंगे, ठीक है। और ये जुरिस्डिक्शन बताया कि किस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन रहेगा आपका डिसऑनर ऑफ चेक के मैटर को ट्राई करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा आपको बाकी सेक्शंस आगे के कुछ उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आपको जो मिसलिनियस रहेगा वो हम लोग कल के क्लास में वही कुछ कुछ मिसलिनियस सेक्शंस जो इधर उधर छूटे हुए हैं, या क्रॉसिंग ऑफ चेक का एक टॉपिक बचा हुआ है, उसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो ये आपका डिसऑनर ऑफ चेक जो है हम लोगों का पूरा कंप्लीट हो गया। 143 भी देख लीजिएगा कि जो भी मैटर आपका यहाँ ट्राई होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, वो समरीली ट्राई करना है ना, समरी प्रोसीजर उसके लिए फॉलो करना है। ओके, चलो, तो कोई डिसऑनर ऑफ चेक से रिलेटेड किसी को कोई डाउट? एनीबडी, एनीवन, एनी सॉर्ट ऑफ डाउट फ्रॉम दिस टॉपिक ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक? ठीक है, ओके। नमन एंड नम्रता बोथ आर इन क्लास। आई वांट यू पीपल टू मैसेज मी, है ना। आप लोग को मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की, बट आप लोग से बात नहीं हो रही थी। आप लोग मैसेज कीजिए, कुछ बात करना है आप लोगों से। ओके, चलो ठीक है। तो कल हम लोग लास्ट क्लास रखेंगे, और उसके बाद हम लोग फिर पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे वेडनेसडे से, राइट। सीबीसी अभी विथ होल्ड पे डाल दिए, बिकॉज खत्म ही कर लेते हैं इसको, कमर्शियल लॉ का एक पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा इससे, है ना। ओके, चलो ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर।